बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक की अदबी डेरा पर खुश आमदीद। हमारे यहाँ अमूमन ये रवैया अपनाया जाता है कि वकला जो है वो जमहूरियत और सियासत के अलमबरदार हैं। ये लोग आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं, आइन के लिए काम कर रहे हैं। और ख़ुसूसन जजेस बहाली तहरीक के बाद तो ये रवैया बल्कि जो है मीडिया की तरफ से और सहब दानिश लोगों की तरफ से बारहा तौर पर वकला को आइन का अलमबरदार, आइन का सिपाही के तौर पर पेश किया गया। हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ वकला ने उस वक्त भी बड़ा मोटा ताज़ा माल छापा था जब जजेस बहाली तहरीक शुरू हुई, और अब जबकि सिविल सुप्रीमेसी और बगावत को कुचलने के लिए बागियों को जो है फौजी अदालतों से सज़ा दिलवाने के लिए जो फौजी अदालतें कायम की जा रही, इस पर भी जो तनकीद या जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं लोग, ये अब भी माल बना रहे हैं। ये सारा माल उस वक्त कितना बनाया था, अब कितना माल लिया, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जजेस बहाली तहरीक जब शुरू हुई तो भाई चीफ जस्टिस जो उस वक्त ये चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जिसकी सज़ा आज तक हम भुगत रहे हैं, और ये सज़ा सिर्फ अवाम नहीं बल्कि मुल्की खजाना भी भुगत चुका है और भुगत रहा है। वो ऐसे कि जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए जो है वो जजेस बहाली तहरीक चलाई गई थी। इफ्तिखार चौधरी साहब को जो है वो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने घर भेज दिया था। अब इफ्तिखार चौधरी थोड़ा सा जो है ना उसको दाएं बाएं से सपोर्ट हासिल थी, उसके इन्वेस्टमेंट उसको मिल रही थी। तो जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है वो वकला की मदद से पाकिस्तान बार कौंसिल की मदद से अपने लिए एक तहरीक स्टार्ट करवाई। इस तहरीक के रुए रवां जनाब जो हैं वो कुर्स साहब थे और एतजाज एहसन साहब थे। अब जनाब जी जब तहरीक शुरू हुई तो इस तहरीक को साथ में सपोर्ट, चूंकि उस वक्त जो है इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन नज़दीक आ रहे थे। दूसरा जो है मुशर्रफ साहब एक आमिर थे, डिक्टेटर थे, तो उनके खिलाफ भी तहरीक चल रही थी। इसको साथ में सियासी जमातों की सपोर्ट भी हासिल हो गई। सियासी सपोर्ट हासिल होने के बाद लाजमी बात है तहरीक में जान पड़ गई, तहरीक ताकतवर हो गई, और जो है ये मामला चलता रहा। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर पीपल्स पार्टी की दौरे हुकूमत में इफ्तिखार चौधरी को फिर घर भेज दिया गया, फिर मामला चलता रहा, और जनाब आखिरकार जो है वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बहाल होकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए। अब जनाब जी जिस वक्त तहरीक चल रही थी, इसको मीडिया स्पॉन्सर भी कर रहा था, वकला भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, और इफ्तिखार चौधरी साहब भी इसमें एक सियासतदान, एक चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं, एक सियासतदान के तौर पर सामने आ रहे थे। तो ये सारा मामला ऐसे नहीं चल रहा था, इसके पीछे डॉलर्स की और नोटों की गेम थी। ये लोग जो उस वक्त तहरीक चला रहे थे, नवाज शरीफ साहब था तो नवाज शरीफ तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उस तहरीक का हिस्सा था, या सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए उस तहरीक का हिस्सा था। लेकिन ये वकला खसूसन कुर्स साहब या एतजाज एहसन साहब जैसे वकला जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे, भाई ये जो है मामला कहीं लेन देन का था, मामला था पैसों का। इन्होंने लंबे चौड़े नोट पकड़े और वकला को बाहर निकाला, वकला के साथ मिलकर तहरीक चला रहे थे। और जनाब ये तहरीक जो है वकला की, इसमें एक तो ये है कि ये लोग जो है लाजमी बात है जब आप चीफ जस्टिस के लिए निकलते हैं, चीफ जस्टिस के लिए तहरीक चला रहे हो, तो लाजिम है आप फिर उसके लिए मामला डीलिंग भी करवा सकते हैं। वो अभी जो ऑडियो आई है ट्रकों वाली, ट्रक खड़ा है दरवाजे पे, तो भाई वो ट्रक वाली जो है ना ऐसे ही लेन देन यही लोग करवाते हैं। तो भाई इफ्तिखार चौधरी की जो सजा थी वो आप भी और हम भी जानते हैं। लेकिन अब जनाब जब 9 मई का वाकया हुआ, और 9 मई के वाकये के बाद
लाज़मी बात है, दुनिया के किसी भी मुअज़्ज़म मुआशरे में किसी भी रियासत को अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए अपनी दिफाई सालमियत पे वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती। कोई भी रियासत अपनी आप बेशक ज़माना कदीम में चले जाएँ, जागीरदार था, वो भी अपनी जागीरदारियत को, अपनी जागीरदार सिस्टम को कायम रखने के लिए हर हद तक जाता था। अब भाई रियासत की सलमियत को ये लोग कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं कि अव्वल तो ये कहते हैं कि ये हमारे लोग नहीं थे, और भाई तुम्हारे लोग नहीं थे तो फिर अब तुम अदालत क्यों पहुंचे बैठे हो? अच्छा भाई, अब अदालत में क्या है कि 9 मई को इन्होंने दिफाई तनसीबात पर हमला किया, ये कहते हैं हम नहीं थे, लेकिन अदालत में पहुंच चुके हैं। और अदालत में जो लोग पहुंचे हैं कौन है जनाब? इतजाज एहसन साहब और वकील है लतीफ़ खोसा साहब। ये दोनों पीपल्स पार्टी के हैं। पीपल्स पार्टी ने ही इन्हें जो है वो मकाम मर्तबा जो है, इनका कद जो है वो बढ़ाया है पीपल्स पार्टी ने। लेकिन कहते हैं ना, वक्त के साथ ये लोग सिर्फ पैसे के लिए जो है काम करते हैं। अब सुनने में यही आ रहा है कि इन्हें जो है वो इमरान खान की तरफ से मोटा माल मिला है, और माल मिलने के बाद जनाब ये अदालत पहुंच गए हैं। अब अदालत में ये बातें कर रहे हैं जनाब सिविलियन के हकूक के लिए, सिविल सुप्रीमेसी के लिए। अच्छा, अब देखते हैं भाई सिविलियन के हकूक या सिविल सुप्रीमेसी। हालांकि जो ये दरख्वास्त लेकर गए हैं उस पर राना सनौल्ले ने भी वाज़ेह तौर पे कर दिया है कि ये कहीं ना कहीं फिक्सिंग का मामला है, कि वो बंदा जाकर उधर इमरान खान से मिलता है, फिर वो आकर जो है चीफ जस्टिस से मिल रहा है। आखिर कोई तो मसला है ना यार। अब जिस बंदे के सामने आप केस लेकर जा रहे हो, जिस बंदे के सामने आप जा रहे हो कि आप हमारा इंसाफ करें, और उसके साथ जाकर आप चैम्बर में बैठकर मुलाकातें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं मामला और है। और ऐसे ही मामला हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन ये जो सिविलियन के हकूक की बात कर रहे हैं भाई, आप पाकिस्तान की छोटी सी अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक चले जाएं, आपको कहाँ जो है वो सिविलियन, आपको हर जगह जो है वो आंसू बहाते बर्बाद होते आप देखेंगे। नस्ल दर नस्ल यही वकला की ही चक्कर होता है कि वो तारीख पे तारीख ले ली, स्टे ले लिया, पेश ना हुआ। क्यों, किस लिए? कि भाई इसी तरह तो सारा सिस्टम चलता रहेगा, साइल आता रहेगा, नस्ल दर नस्ल आता रहेगा, हम पैसे लेते रहेंगे और फिर जो है वो अदालतों के उसे चक्कर दिलाते रहेंगे। क्या एतजाज एहसन साहब जो अब वो सिविलियन के हकूक के लिए या सिविलियन के हकूक जो मुतासर बकौल उनके हो रहे हैं, तो क्या कभी उन्होंने इस तरह के काम नहीं किए? उन्होंने कभी अदालत से, हालांकि वो वकला के लीडर हैं, वो जजेस बहाली तहरीक के लीडर के तौर पर अपने आप को पेश करते, कभी किसी जज से, कभी किसी फोरम पे बात की है कि ये सिस्टम या ये जो अदालतों में इंसाफ का जो नंबर है 139वां 40वां या 100 से ऊपर जो भी नंबर है, तो ये नंबर कैसे आया है? लेकिन ऐसा नहीं देखा भाई। जो सच है वो ये है कि इनका जो रोजी रोटी का चक्कर है या जो पां का सिस्टम है, वो सारा अवाम को रुलाने और अवाम को जो है वो तारीखों पे तारीखें दिलाने ही में ये सिस्टम चलता है। जहाँ तक मामला है भाई मिलिट्री कोड का, तो मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि कोई भी रियासत की जो रेड लाइन होती है वो दिफाई सालमियत होती है, दिफा ही रेड लाइन होता है। और जो दिफाई अदारों पे एक मुल्क की शहरी होकर या एक रियासत की शहरी होकर दिफाई अदारों को नुकसान पहुंचा रहे, तो मेरे ख्याल में वो लोग कतन सियासतदान तो क्या, वो मुल्क के वफादार भी नहीं हो सकते। व्यूअर्स, अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। वीलॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।